वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 8 है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और 7 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। इसमें जितने भी टेस्ट हैं प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होगी ये सीरीज़। प्रैक्टिस करते रहिएगा इसकी। पहला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में रहने वाला रीड प्लस का संबंध किससे है? अंतरिक्ष मलबे के निपटान से, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने से, वनों के संरक्षण, सतत प्रबंधन, वन कार्बन स्टॉक में वृद्धि, या चिड़ियाघर की स्थापना करना और उन्हें वैधानिक मान्यता देने से किससे संबंधित है? रीड प्लस जो संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है, एक इसमें है रीड और एक है उसका एडवांस वर्जन रीड प्लस। तो वनों के संरक्षण, सतत प्रबंधन और वन स्टॉक में वृद्धि से है, बी है इसका आंसर। देखिए जो रीड है, रीड पहले तो इनका फुल फॉर्म जो है वही इंपॉर्टेंट है। रीड का मतलब है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करना। और जो रीड प्लस है वो है एडिशनल फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज दैट प्रोटेक्ट द क्लाइमेट, नेमली सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड द कंजर्वेशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, यानी अतिरिक्त वन संबंधी गतिविधियां जो जलवायु की रक्षा करती हैं, अर्थात वनों का टिकाऊ प्रबंधन और वन कार्बन स्टॉक का संरक्षण और संवर्धन करना। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का रीड कार्यक्रम, यूएन रीड कार्यक्रम विकासशील देशों में निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती की दिशा में संयुक्त राष्ट्र का सहयोग कार्यक्रम है। यानी जो रीड प्लस है उसका सहयोग कार्यक्रम है रीड। ठीक है, रीड पहला, उसके बाद रीड प्लस। इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वर्ष 2008 में और इस कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन यानी FAO, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, तीन हो गए। FAO हो गया, UNDP हो गया, UNEP हो गया। ठीक है, निर्धारित भूमिका तथा तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर इसको बनाया गया है। तो तीन है इसमें शामिल। यह कार्यक्रम अफ्रीका, एशिया प्रशांत और लैटिन अमेरिका के भागीदार देशों में राष्ट्रीय रीड प्लस की तत्परता के चरणों के प्रयास को समर्थन प्रदान करता है। रीड और रीड प्लस को और देखें तो रीड जो है वनों की कटाई और वन गिरावट से उत्सर्जन को कम करने के लिए संक्षिप्त नाम है। इसके बाद रीड प्लस जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के भागीदार देशों द्वारा विकसित एक तंत्र है। यह विकासशील देशों को यानी डेवलपिंग कंट्रीज को वनाच्छादित भूमि से उत्सर्जन में कमी कम करने तथा कम कार्बन आधारित निवेश को प्रोत्साहन देकर सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। तो क्लियर हो गया रीड रीड प्लस क्या है। दूसरे प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कानून चिड़ियाघरों की स्थापना और कामकाज के लिए वैधानिक प्रावधान प्रदान करता है, यानी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कौन सा इन तीनों में से जो चिड़ियाघरों की स्थापना और कामकाज के लिए वैधानिक प्रावधान प्रदान करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी 1972। ये इंपॉर्टेंट है कि ये कब कब बने ये एक्ट। ठीक है, मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है एग्जाम्स में। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1992 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। ठीक है, सांविधिक लिखा ना कि संवैधानिक। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य होता है, एक सदस्य सचिव होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना के लिए धारा 38A से 38J को जोड़ा गया, तो विकल्प ए करेक्ट हो गया। इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिड़ियाघर राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति 1998 के अनुसार देश की समृद्ध जैव विविधता, विशेष रूप से जीवों के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को पूरक और मजबूत करना है। देखिए इस प्राधिकरण के अन्य उद्देश्यों में शामिल हैं रखरखाव के लिए न्यूनतम मानकों और मानदंडों को लागू करना, भारतीय चिड़ियाघरों में जानवरों की स्वास्थ्य देखभाल तथा अनियोजित जो चिड़ियाघर हैं उन पर पाबंदी लगाना। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एनजीटी अधिनियम 2010 के अनुसार एनजीटी के कामकाज के लिए वैधानिक समर्थन प्रदान नहीं करता है? पूछ रहा है। एनजीटी एक्ट यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण।
जो करता है वो कौन कौन से हैं? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 करता है, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जो नहीं करता वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम यानी एनजीटी एक्ट 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण एवं पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने तथा राहत व मुआवजा देने सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटान के लिए जो एनजीटी है उसकी स्थापना की गई, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यह व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए भी है। यह बहु अनुशासनात्मक मुद्दों से जुड़े पर्यावरण विवादों को हल करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से लैस एक विशेष निकाय है। यह जो ट्रिब्यूनल है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाधित नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की अनुसूची 1 में उल्लेखित कानूनों में शामिल विषयों से जुड़े पर्यावरणीय नुकसान के लिए राहत और मुआवजे की मांग कर रहा है, न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकता है, यानी एनजीटी से संपर्क कर सकता है। अब यहाँ एक बात लिखी है, एनजीटी एक्ट 2010 की अनुसूची 1 में जो शामिल कानून हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनकी सूची देख लेते हैं एक बार। वो भी इम्पोर्टेंट है, उसी पर तो प्रश्न था, ये जो नहीं था वही आंसर था। तो जो है वो है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। इसके बाद आया जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, जो इसके 4 साल बाद आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 भी है। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 है। पर्यावरण संरक्षण 1986 है। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 है। और है जैव विविधता अधिनियम 2002, यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। जो नहीं है वो है वन संरक्षण अधिनियम 1980, सॉरी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जो नहीं है, जो इसका आंसर है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन, ठीक है, कोष मतलब जिसमें पैसा जमा होता है। क्षतिपूरक, ठीक है, उस क्षति को पूर्ति करने के लिए, किसी मतलब जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट है, यह एक वैधानिक निकाय है और नए पेड़ लगाने के लिए कंपनियों द्वारा प्रदत्त धन का उपयोग कर रहा है। ठीक है, यह एक वैधानिक निकाय है और नए पेड़ लगाने मतलब जो कंपनियां पेड़ काटती हैं, नए पेड़ लगाने के लिए कंपनियों, जिन कंपनियों ने पेड़ काटे उनको उनके धन का उपयोग कर रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय कोष को इन निधियों का 90% प्राप्त होगा और राज्य निधियों को से 10% प्राप्त होगा। कौन सा इसमें सही है? क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, देखिए यह एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, और नए पेड़ लगाने के लिए कंपनियों द्वारा प्रदत्त धन का उपयोग कर रहा है। मतलब जो कंपनियां पेड़ को काटती हैं, ठीक है, उनके धन का उपयोग कर रहा है। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रीय कोष को इन निधियों का 90% नहीं बल्कि 10% प्राप्त होगा और राज्य निधियों को 90% प्राप्त होगा। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, सही पूछा है, केवल एक सही है यहाँ पर। तो कैंपा एक्ट फुल फॉर्म है इसकी कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट के प्रावधान के अनुसार एक कंपनी जो वन भूमि को डाइवर्ट करती है, डाइवर्ट कैसे करेगी? पेड़ों को काट देगी, ठीक है, उस भूमि पर इंडस्ट्री स्थापित कर देगी, उसे प्रतिपूरक वनरोपण के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान करनी चाहिए। अगर वह ऐसा करेगी तो उतनी ही भूमि, उतनी ही कीमत की भूमि जो है दूसरी जगह प्रदान करेगी। तो पहला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रतिपूरक वनरोपण राशि का 90% राज्यों को दिया जाएगा और बाकी 10% केंद्र सरकार को। देखिए, ये कैंपा फंड प्रतिपूरक वनरोपण और वन के शुद्ध वर्तमान मूल्य और अन्य परियोजना विशिष्ट भुगतानों के लिए भुगतान प्राप्त करेंगे।
ठीक है। प्रतिपूरक वनरोपण, वन के शुद्ध वर्तमान मूल्य, ठीक है, जितना भी वर्तमान मतलब उस वन की कीमत है, वर्तमान में उस भूमि की कीमत है, और अन्य परियोजना विशिष्ट भुगतानों के लिए भुगतान प्राप्त करेंगे। ये जो फंड हैं निम्नलिखित के लिए भुगतान प्राप्त करेंगे। प्रतिपूरक वनीकरण के लिए वन का शुद्ध वर्तमान मूल्य कितना रहा, और अन्य परियोजना विशिष्ट भुगतान भी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है इसमें। ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में भारत में 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं, जो दुनिया के सबसे साफ समुद्र तटों में से एक हैं। देखिए, ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है वो ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के द्वारा दिया जाता है, ना कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला सही है। भारत में वर्तमान में 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं, जो दुनिया के सबसे साफ समुद्र तटों में से एक हैं, तो केवल बी इसका आंसर है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन द्वारा दिया जाता है, तो पहला इनकरेक्ट है। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम मूल रूप से फ्रांस में 1985 में शुरू किया गया था। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है। देखिए, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए समुद्र तटों को कड़ी आवश्यकताओं की एक श्रृंखला को पूरा करना होता है। ब्लू फ्लैग का मिशन पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, अन्य सतत विकास प्रथाओं के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। यह एक इको टूरिज्म मॉडल है, जो पर्यटकों को या समुद्र तट पर आने वालों को नहाने के लिए साफ एवं स्वच्छ जल, सुविधाओं, सुरक्षित तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। क्लियर। अब है करंट से रिलेट करता हुआ। हाल ही में लक्षद्वीप में 2 नए समुद्र तटों, कौन से, मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है, जिसके पश्चात भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच लक्षद्वीप के अन्य 10 जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त है वो कौन कौन से तट हैं। गुजरात का शिवराजपुर तट, दमन द्वीप का घोघला तट, और कासरकोड तट कर्नाटक का, और पदुबिद्री तट कर्नाटक का, केरल का कप्पड़ तट, आंध्र प्रदेश का रसीकोंडा तट, गोल्डन बीच उड़ीसा का, राधानगर तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और कोवलम तट तमिलनाडु का, और ईडन तट पुदुचेरी का। इतने तटों के नाम याद रखिएगा। ठीक है। गोवा का इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि वहाँ इतने पर्यटन जाते हैं, मानदंडों को खराब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इन सीटू एवं एक्स सीटू का संबंध है किससे। भारत में नदियों को जोड़ने से, रेडियो एक्टिव तत्वों के निपटान से, पौधों अथवा जीवों के संरक्षण से, या ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों से किससे है। इन सीटू कंजर्वेशन पद्धति और एक्स सीटू कंजर्वेशन पद्धति इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न बने एग्जाम में इनसे। ठीक है। ये इनका संबंध है पौधों अथवा जीवों के संरक्षण से, यानी सी है इसका आंसर। देखिए, पौधों और जीव जंतुओं को संरक्षण देने की ये 2 पद्धतियां हैं, इन सीटू यानी यथा स्थान संरक्षण, और दूसरा है एक्स सीटू। देखिए, इन सीटू संरक्षण वह है जिसमें पौधों अथवा जीवों का संरक्षण वहीं किया जाता है जहां वे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि एक्स सीटू संरक्षण में पौधों अथवा जीवों का संरक्षण किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाकर किया जाता है। जैव विविधता संरक्षण की इन सीटू को संरक्षण का बेहतर तरीका माना जाता है, यानी इसको। फॉर एग्जांपल, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, उसमें जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण करना। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में राष्ट्रीय उद्यान का भी संरक्षण करना होगा, और जो उसके अंदर जीव जंतु है उनका भी संरक्षण करना होगा।
XC2 संरक्षण में पौधों अथवा जीवों को संरक्षण किसी अन्य सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर किया जाता है, जैसे कि वनस्पतिक उद्यान बना दिए जाते हैं, यानी मानव निर्मित आवास बनाते हैं ना, वहाँ पर संरक्षण करना, वहाँ पौधों को रखा जाता है। ठीक है, पौधों की विभिन्न प्रजातियों को वहाँ पर संरक्षण दिया जाता है, और ये चीज़ एक तरह से पर्यटकों को आकर्षित भी करती है अगर उसका टिकट लगा दिया जाए तो। ठीक है, या एक्वेरियम, घरों में एक्वेरियम रखना, उसमें क्या है, जलीय जीवों को जो है उसमें रखा जाता है, तो ये XC2 के अंतर्गत है। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के निम्न प्रावधानों पर विचार करेंगे। ठीक है, दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? पहला है, दूसरा है। देखिए, मुख्य वन्यजीव वार्डन, मुख्य वन्यजीव वार्डन, वार्डन मतलब एक तरह से प्रबंधक हो गया। ठीक है, वार्डन हॉस्टल में भी होते हैं, प्रबंधक, ठीक है, जैसे जेल का जेलर, उसी तरह से। तो वन्यजीव, मुख्य वन्यजीव वार्डन एक संकटग्रस्त जंगली जानवर के शिकार की अनुमति दे सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि मनुष्यों के लिए खतरा है तथा गंभीर रूप से घायल है या बीमार है या उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, मतलब वो जानवर। मुख्य वन्यजीव वार्डन निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से निर्दिष्ट शर्तों के तहत किसी भी जंगली जानवर के शिकार करने की अनुमति देने हेतु परमिट जारी कर सकता है। कौन सा सही है बताइए? क्या जो मुख्य वन्यजीव वार्डन है वो किसी व्यक्ति को शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से किसी जंगली जानवर के शिकार की अनुमति देने के लिए परमिट दे सकता है क्या? दे सकता है। ठीक है, करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, और पहला तो है ही, तो दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, मुख्य वन्यजीव वार्डन किसी संकटग्रस्त जंगली जानवर के शिकार की अनुमति दे सकते हैं यदि वे निर्णय लेते हैं कि मनुष्यों के लिए खतरा है उससे, तथा गंभीर रूप से घायल है या बीमार है या उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। वार्डन को अपने निर्णय के लिए लिखित स्पष्टीकरण देना होता है, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। दूसरा वाला स्टेटमेंट है, मुख्य वन्यजीव वार्डन जो है निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर किसी भी व्यक्ति को कारण बताते हुए लिखित आदेश के माध्यम से परमिट जारी कर सकता है। यह परमिट धारक को निर्दिष्ट शर्तों के तहत परमिट में उल्लेखित किसी भी जंगली जानवर का शिकार करने की अनुमति देता है। इसके तहत शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजनों हेतु शिकार की अनुमति है, तो दूसरा भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्न कथन है, कितने? दो हैं, कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, इसे 1992 के जैव विविधता सम्मेलन CBD के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के जवाब में अधिनियमित किया गया। CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अधिनियम जो है, ये अधिनियम जो है वो 2 स्तरीय संरचना स्थापित करता है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड। देखिए, पहला वाला सही है इसमें, दूसरा वाला गलत है। 2 स्तरीय नहीं, त्रिस्तरीय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड, और स्थानीय स्तर पर भी। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर 3 होना चाहिए। तो सही पूछा है, केवल एक ही सही है, दूसरा गलत है। जैव विविधता अधिनियम 2002 को वर्ष 1992 के जैव विविधता अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के जवाब में अधिनियमित किया गया, तो पहला सही है। दूसरा गलत है। जैविक संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए यह अधिनियम एक त्रिस्तरीय संरचना की स्थापना करता है। ठीक है, एक त्रिस्तरीय संरचना की स्थापना करता है। राष्ट्रीय स्तर पर हो गई राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड यानी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां यानी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज, तो दूसरा वाला है गलत। क्वेश्चन नंबर 9, ये कथन वाला और वो कारण स्पष्टीकरण वाला प्रश्न है। अभी तक तो एनवायरमेंट इकोलॉजी चल रही थी, एक प्रश्न आ गया है यहाँ पर इंडियन पॉलिटी से। तो कथन क्या है? एक किसी संसद सदस्य के निलंबन की अधिकतम अवधि शेष सत्र के लिए होती है।
कथन 2 है, निलंबित सदस्य सदन में प्रवेश कर सकते हैं अथवा समितियों की बैठकों में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। बताइए, अगर ये सही होगा, कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण कर रहा होगा तो आंसर 1 होगा, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा होगा, दोनों सही होंगे तो आंसर बी होगा। कोई इनमें से सही गलत होगा तो आंसर सी या डी में से दिया जाएगा। देखिए, किसी संसद सदस्य के निलंबन की अधिकतम अवधि शेष सत्र के लिए होती है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। निलंबित सदस्य सदन में प्रवेश कर सकते हैं, समितियों की बैठकों में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। निलंबित है तो निलंबित है ना, सदन में क्यों प्रवेश करेगा, समितियों की बैठक में क्यों भाग लेगा और क्यों मतदान करेगा। तो कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है, तो सी है इसका आंसर। देखिए, संसद सदस्य के निलंबन की शर्तें हैं। निलंबन की अवधि, निलंबन की अधिकतम अवधि शेष सत्र के लिए होती है, तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। निलंबित सदस्य ना तो सदन में प्रवेश कर सकते हैं और ना ही समितियों की बैठकों में भाग ले सकते हैं। ठीक है, मतदान तो बहुत दूर की बात है, तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। वह चर्चा अथवा प्रस्तुतिकरण के लिए नोटिस देने के लिए भी पात्र नहीं है। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे वन्य जीवों के संरक्षण करने की विधि इन सीटू यानी यथास्थान संरक्षण में शामिल किया गया है, पूछ रहा है। जो हमने ऊपर एक प्रश्न था ना, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, उसी का एग्जाम्पल पूछ रहा है। उसमें इन सीटू इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है। इसके भी एग्जाम्पल होते हैं, इसके भी एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण बताइए। देखिए, इन सीटू कंजर्वेशन यानी यथास्थान कंजर्वेशन यानी वो प्राकृतिक आवास जहाँ के वो जीव हैं उनको उसी स्थान पर संरक्षण देना। ठीक है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जीन बैंक तो मानव निर्मित आवास है। वनस्पतिक उद्यान यानी बोटेनिकल गार्डन भी मानव निर्मित आवास है। ठीक है, जीन बैंक या सीड बैंक और वो बोटेनिकल गार्डन ऊपर हो गया, तो ये तो होंगे नहीं, ये तो एक्स सी टू में आ जाएंगे, ये पहला और चौथा। तो एक्स सी टू के लिए आंसर सी है और इन सी टू के लिए आंसर है ए, दूसरा और तीसरा। देखिए, इन सीटू यानी यथास्थान संरक्षण, इसके उदाहरण में राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल हैं। यानी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक्स सी टू वो हिंदी में बोलते हैं पूर्व स्थिति संरक्षण। इसके उदाहरणों में एक्वेरियम, क्रायो प्रिजर्वेशन, वनस्पतिक उद्यान बना देना और जीन बैंक, ये सब मानव निर्मित है। मानव निर्मित यानी प्राकृतिक आवास हैं, और ये मानव निर्मित आवास हैं और ये सब प्राकृतिक आवास हैं। ठीक है, इनमें अंतर वंतर ही पूछ रहे तो वो तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ संरक्षण जीव जंतुओं और पौधों को जो है उनके प्राकृतिक आवास में दिया जाता है, यहाँ मानव निर्मित आवास बनाए जाते हैं तब संरक्षण दिया जाता है। अच्छा, इसमें संरक्षण में एक चीज़ ध्यान रखी जाती है कि यहाँ जो है प्राकृतिक आवास को भी संरक्षित करना है और उसके अंदर जो जीव जंतु हैं उनका भी संरक्षण करना है। यहाँ जो आवास है वो तो मानव निर्मित बनाए जाते हैं, उनका संरक्षण तो करना नहीं है। उनके अंदर जो जीव जंतु और पौधे हैं उनका संरक्षण करना है, तो ये भी याद रखिएगा, ये अंतर बंतर के लिए पूछ लेता है। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।